स्वागत है आपका। और वो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पर चलते हुए नजर आएंगे आपको, जहां पर ईरान की दिक्कतों से अब चावल और चाय एक्सपोर्टर्स को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ईरान में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम, क्लियरली दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन क्या कुछ सुन रहे हैं हम सरकार की तरफ से और क्या नंबर्स हैं यहाँ पर ट्रेड की तरफ से? देखिए, भारत हर साल ईरान को चावल का निर्यात करता है, बासमती चावल का। और खासतौर पे अभी 14 सितंबर को इस सरकार ने चावल के ऊपर से एमईपी हटाया, तो उसके बाद काफी सारे ऑर्डर जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिलने की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, तो इससे सीधे सीधे चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। भारत हर साल करीब $60 करोड़ के आसपास का चाय ईरान को निर्यात करता है, जो कि भारत के कुल चावल निर्यात का 19% है। तो अब जिस तरह से परेशानी होने की शुरुआत हो गई है, तो सब व्यापारी या फिर जो कहे कि वाचन वेट मोड में आ गए। हाल में जो ईरान का जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, उसने चावल के आयात के लिए एक टेंडर भी जारी किया था, और उसका जो निर्यात है उसका आधा आधा निर्यात हो भी चुका था, लेकिन आधा निर्यात अभी होना बाकी है। तो अब जिस तरह से पूरी टेंशन दिख रही है, तो व्यापारियों को भी लग रहा है कि फिलहाल माल भेजने का कोई भी फायदा नहीं है। कई सारा माल ऑलरेडी पोर्ट के ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से काफी परेशानी उठानी एक्सपोर्टर्स को पड़ रही है। दूसरा एक बड़ा एक्सपोर्ट हमारा यहाँ से चाय का होता है। चाय का करीबन 4 करोड़ केजी के आसपास का एक्सपोर्ट हर साल होता है, तो उसमें भी काफी परेशानी व्यापारियों को देखने को मिल सकती है। ये भी बता दूं कि अभी फिलहाल हमने एडिबल ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बढ़ाई है। हम हर साल ईरान से सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी इंपोर्ट के अंदर भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यूं मान करके चलिए कि जो सनफ्लावर ऑयल है उसके दाम लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दो वजह, एक तो हमने ड्यूटी वहां पर भी बढ़ाई है, और दूसरा कि जो चीन और जो ईरान और इजराइल के बीच में तनाव है, उसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओह वेल, एब्सोल्युटली असीम। हम अभी यहाँ पर कच्चे तेल की बात कर रहे थे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से चावल और चाय जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है भारत यहाँ पर ईरान को, वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो क्लियरली वो यहाँ पर पॉइंट सामने नजर आ रहा है। और आपको याद दिला दें कि असीम ने ही हमें कल बताई थी एक खबर कि सरकार नेशनल मिशन ऑयल एडिबल ऑयल को मंजूरी दे सकती है, और सरकार दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिहाज से चीज़ें कैबिनेट में क्लियर कर भी सकती है, जो होता हुआ नजर आया भी है। तो क्लियरली सीएनबीसी आवाज़ की खबर को एक बार फिर हमने यहाँ पर मोहर लगते हुए देखी है। असीम, बहुत शुक्रिया वो खबर कल लेके आने के लिए, और कल कैबिनेट में वो हमने क्लियर भी होते हुए नजर आई थी। इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो, इसलिए सरकार यहाँ पर काफ़ी कुछ कर रही है। ये रास्ता लेकिन कितना आसान है और इससे देश को कितना फायदा होगा, जो एलोकेशंस हैं क्या वो पर्याप्त हैं, इन सब सवालों के जवाब मांगते हैं फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन से। सिराज जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जो कैबिनेट में यहाँ पर मंजूरी मिली है? ऑफकोर्स ये सारी चीजें बजट में बात की जा चुकी हैं। एग्रीकल्चर को देखा जाए तो ये दूसरी बार है 1 महीने के अंदर अंदर कि हमने सरकार को और यहाँ पर चीजें लाते हुए देखा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस तरह की मियाद दी गई है, जिस तरह का फंड एलोकेशन है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला एक फॉर्मल अप्रूवल कैबिनेट ने कल दिया है, और बहुत दिनों से इस पर बातचीत हो रही थी। मीडिया में भी आ रहा था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन होगा। हम समझते हैं कि ये एक सही डायरेक्शन में किया गया फैसला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्टिविटी है, आप देखिए सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी पिछले 20 साल से 1 टन पर हेक्टेयर है। और कई ऐसे देश हैं जहां 3 टन 4 टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी है। तो इसमें काफी स्कोप है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। मस्टर्ड में काफी कंपनीज ने हाइब्रिड सीड लाके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने मस्टर्ड विलेजेस बनाए हैं। कॉर्टेवा ने नए सीड्स, हाइब्रिड सीड्स बनाए हैं। तो काफी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखनी चाहिए कि कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती हैं कि इस पूरे सीड बाजार में बिक रहे हैं। और जहां तक मुझे मालूम है, बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो सीड का ऑर्डर जहां की स्टेट सीड कॉर्पोरेशन प्लेस करती है। इनमें वेस्ट बंगाल है जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस करती है। तो हम समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स उपलब्ध कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। हमारे साथ डॉक्टर डीएन पाठक भी हैं सोपा से। मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं 7 साल के अंदर 10,000 करोड़ का जो यहाँ पर इनिशिएटिव है? ऑफकोर्स फाइनली हमने एलोकेशन आता हुआ देखा है, एक टाइम फ्रेम भी आता हुआ देखा है, लेकिन जैसे सिराज जी कह रहे हैं कि ऑफकोर्स यील्ड बहुत कमजोर है, नेशनल मिशन को यहाँ पर काफी कुछ करना होगा। मेरा एक फर्स्ट रिएक्शन मैं चाहती हूँ टाइमलाइन और मनी एलोकेशन पर। देखिए, टाइमलाइन बहुत बोल्ड और बहुत एम्बिशियस है, टारगेट भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस और बोल्ड हैं।
पिछला इतिहास देखते हुए और जो इंडिया की एग्रो हिस्ट्री है उसको देखते मुझे ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लगता है। एम्बिशियस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। 25 मिलियन टन तेल की पैदा करना 2031 तक और 70 मिलियन टन ऑयल सीड पैदा करना काफ़ी बड़ा काम है, मुश्किल काम है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए कम लगती है मुझे 7 साल में। लेकिन अगर सही दिशा में चले हैं, जैसे सिराज जी ने बोला कि सीड पे काम किया जाए, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज ए बिग 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 इशू। एक्सटेंशन मशीनरी जो स्टेट्स की है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज हैं। ये सब चीज़ें अगर ठीक से टैकल की जाएं, और जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इंडस्ट्री को पार्टनर बना के साथ में चला जाए। ये जो एक हमारी फिक्सेशन है कि सब काम सरकार कर लेगी, वो ऐसे नहीं हो पाता है। और अगर इतना बड़ा काम करना है तो ये पब्लिक पार्टनरशिप के साथ ही हो पाएगा। करने को कुछ भी हो सकता है। 2 टन की ईल्ड की जो बात की है, मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि 2 टन की ईल्ड सोयाबीन में तो डेफिनेटली पॉसिबल है। बाकी ऑयल सीड में भी ईल्ड बढ़ाई जा सकती है। एक एरिया बढ़ाने की जो बात की है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि एरिया कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर 40 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ाने की बात है तो काफ़ी अच्छा टारगेट है। अगर 40 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ेगा तो मुझे लगता है थोड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी इसमें जोर रहेगा। ओवरऑल मिला के काफ़ी मिशन का डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो एक अहम सवाल है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन जैसे होना चाहिए वैसे होगा तो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। राइट, कहीं ना कहीं हम ज़रूर पहुंचेंगे। सिराज जी, कहाँ पहुंचेंगे? जिस तरह का एरिया बढ़ाने की बात की जा रही है, ये वीज़ा वी दूसरी क्रॉप्स हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ऑफकोर्स यहाँ पर जोर है, लेकिन साथ ही साथ जो मनी एलोकेशन है और काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर बताई गई हैं, आप कैसे देखते हैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन? एलोकेशन गवर्नमेंट का बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। इसके बारे में अक्सरों बेशतर बातचीत होती रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब पिछले साल असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो बोनस अनाउंस किया गया था धान पर 937 रुपए पर क्विंटल। तो आपने धान पर बोनस अनाउंस किया, हम लोगों ने देखा, लेकिन ऑयल सीड्स और पल्सेस पर कोई बोनस अनाउंस नहीं हुआ। तो जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट हैं वो मैच करने चाहिए ब्रॉड पॉलिसी डायरेक्शन को। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो जाहिर है कि किसान धान उगाएंगे, वो क्यों उगाएंगे सोयाबीन? मुझे तो लगता है कि सोयाबीन के प्राइसेस आप देखिए अब भी एमएसपी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ड्यूटी बढ़ाई गई है एडिबल ऑयल्स पर। उसके खैर बहुत सारे रीजंस हैं, अगर आप चाहेंगी तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, कम से कम एमएसपी ऑयल सीड्स का जरूर प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो ये जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे सिराज जी की जो सोया के प्राइसेस हैं अभी भी एमएसपी के नीचे हैं, इवन एज ड्यूटी यहाँ पर बढ़ी है, कहाँ से अब नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा, स्पेशली जब फसल आने वाली है? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सोया मील के ग्लोबल प्राइसेस कम हुए हैं। $537 तक पहुंचे थे प्राइसेस 1.5-2 साल पहले, और अब $436 पर टन है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि क्योंकि अब इथेनॉल के लिए ये जा रहे हैं, तो इसलिए उसमें डीडीजीएस बन रहा है, और डीडीजीएस सोया मील से डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, खासतौर से सोयाबीन प्राइसेस को नीचा रखने के लिए। हम समझते हैं कि दूसरे जो एडिबल ऑयल्स हैं उनमें तो काफी अब ऑफ सीजन में हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। मिसाल के तौर पे मस्टर्ड में, जब मस्टर्ड की फसल आ रही थी उस वक्त प्राइसेस एमएसपी से नीचे थे, अब ज्यादा हैं। लेकिन हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें प्रोक्योर कम से कम 1-2 मिलियन टन करना होगा, तभी ये प्राइसेस एमएसपी के ऊपर जा पाएंगे। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल आपसे भी मिस्टर पाठक, आपको क्या लगता है प्राइसेस अब किस मोड हैं, स्पेशली क्योंकि फसल आने वाली है और बेहतरीन फसल है, हमने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था? मैं सरासर से सहमत हूँ कि मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है जो प्राइसेस को भी सपोर्ट कर पाए। डीडीजीएस इज ए बिग फैक्टर, और फसल बड़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। डिमांड कहीं बढ़ नहीं रही है, तो ग्लोबली ऑल्सो फसल बहुत अच्छी है। मैं सोयाबीन की बात करूँ तो प्राइस का सपोर्ट अब तो मुझे लगता है सरकार ही एक सहारा है किसान का, जो या तो वो खरीदें या फिर भावांतर जो हमने कहा था वो करें। तो देखिए, खरीद की बात तो की है, लेकिन कितना खरीद पाएंगे वही बहुत बड़ा इशू है। अगर 120-30 लाख टन की क्रॉप है तो सरकार कितना खरीद लेगी, देखते हैं। आई थिंक अभी फिलहाल तो सरकार को ही कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा।
राइट। तो सरकार ने वाइल कल शाम को यहाँ पर कैबिनेट के थ्रू काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी हैं, डायरेक्शन सही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक सोयाबीन की बात है, दिक्कतें अभी भी यहाँ पर हैं और सरकार को ही शायद यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के तौर पर भी कुछ और लेके आना होगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक, मिस्टर हुसैन, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और ऑफकोर्स उस चीज़ को क्लैरिफाई एंड इन लाइन्स भी डालने के लिए। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। इसके साथ इजाज़त लेना चाहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।